हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन करके। ठीक है, मतलब हमारा जो बॉडी है या कोई भी जो लिविंग बीइंग है उसके बॉडी में किस तरीके के लाइफ प्रोसेसेस जो है क्या होती हैं, चलती रहती। जैसे हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं जिसके कारण से हमको एनर्जी मिलती है, शाम को हम लोग खाना खाते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं। क्यों खाना खाते हैं? जब हम लोग फास्ट रखते हैं तो हमको एनर्जी ना मिलने के कारण वीकनेस क्यों लगती है? किस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है? किस तरीके से हम लोग ब्रीदिंग कर पाते हैं? ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, स्टार्ट। Some life processes like nutrition, transportation, respiration, excretion, etc. are essential for the survival of the living organism. दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, सबके अंदर में इनमें से कुछ ना कुछ प्रोसेसेस जो है होती रहती है। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया। हाँ, इनके होने के तरीके जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे लिविंग बीइंग्स में ये प्रोसेसेस जो है होते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस टू बी कैरिड आउट इन आवर बॉडी। देखो, इन सब फंक्शन को कंटिन्यूअसली करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड। और हमको एनर्जी कहाँ से मिलती? भगवान तो हमको आकर नहीं देता है। हम लोग क्या करते हैं, जो फूड खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, उन्हीं सब से तो हमको क्या मिलती है? एनर्जी जो है मिलती है। What do you think? Do all organism acquire energy from the same source? क्या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही सोर्स से एनर्जी मिलती है? आंसर है नो। ह्यूमन बीइंग्स को एनर्जी अलग अलग तरीके से मिलती है। जैसे गोट, बकरी, बकरी को दूसरे तरीके से मिलती है। जो हॉर्स, घोड़े को अलग तरीके से एनर्जी मिलती है। काऊ को अलग तरीके से एनर्जी मिलती है। डॉग्स को अलग तरीके से एनर्जी मिलती है। सबके फूड क्या है? अलग अलग है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके सब क्या हो, एक जैसे सोर्स से ही उनको एनर्जी मिलती हो, ये सही नहीं है। We had studied earlier in the food webs that the plants are mainly source of the food for the most organism in the living world. अभी अभी हमने फूड चेन वाला पढ़ा था चैप्टर, तो वहां पर हमने देखा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के लिए जो सबसे बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो कौन होता है? प्लांट्स जो है होते हैं। क्यों प्लांट्स होते हैं? बिकॉज सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि प्लांट के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो दूसरे चीजों के पास नहीं है। जो प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्या कर सकते हैं? केमिकल एनर्जी बना सकते हैं। मतलब अपना फूड जो है प्रिपेयर वो कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इनको क्या बोला जाता है? इनको प्रोड्यूसर जो है बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करती हैं। सनलाइट से एनर्जी क्या करती है? प्रोड्यूस करती हैं। और बाकी जितनी भी चीजें हो गई, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो उनको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। दैट्स वाई उनको कंज्यूमर बोला जाता है। कंज्यूमर आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स इन द होल लिविंग वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी फूड वेब ले लो आप, कोई भी फूड वेब का कोई भी स्पेसीज जो होता है वो अपने फूड के लिए क्या करता है? किसी न किसी तरीके से प्रोड्यूसर पर जो है डिपेंड करता ही है। देयर आर सर्टेन सिमिलरिटीज एज वेल एज सम फंडामेंटल डिफरेंसेस इन द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द एंड द कंज्यूमर्स। यहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब सेम टाइप के स्पेसीज हैं या अलग अलग टाइप के स्पेसीज है, सब में जो है लाइफ प्रोसेसेस में क्या होता है? कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है मिलते ही हैं। चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, सब में अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस जो है होते हैं। इन न्यूट्रिशन फॉर एग्जांपल, while the first step in the producers mainly in plant start from some simple substance like the carbon dioxide and the water। अब जैसे जो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे प्लांट्स के एग्जांपल लेते हैं। प्लांट्स का फूड बनाने का सबसे बेसिक जो सबसे पहला स्टेप वो क्या है? उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, CO2 क्या बोलते हैं, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी कंज्यूमर हो, उसको अपना बेसिक नीड करने मतलब उसकी जो जरूरतें होती हैं वो एक बेसिक चीज से जो है स्टार्ट जो है होती है। That is consumer mainly animals, it start with the complex carbon compounds like carbohydrate, protein, etc। जैसे कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर के लिए सबसे बेसिक चीज की जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की और पानी की। वहीं पर जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर के लिए सबसे बेसिक चीजें जो मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? कार्बन के कंपाउंड्स के फॉर्म में।
अब ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ये कंपाउंड्स हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, स्टार्च हो सकता है, या कोई दूसरा और अदर ऑर्गेनिज्म जो है, या अदर मतलब कोई दूसरा न्यूट्रिशन जो है हो सकता है। तो प्रोड्यूसर्स के लिए बेसिक चीजें अलग होती हैं, कंज्यूमर के लिए बेसिक चीजें अलग होती हैं। The life processes in the multicellular plants and the animals are carried out in the special arranged system of the organism। और ये सब कैसे होता है? प्रॉपर ऑर्गेनिज्म अरेंज्ड मैनर में होता है। अब आगे देखो, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। हमारे बॉडी या हमारे जो यूनिवर्स है, जो हमारा अर्थ है, या जहां पर भी लाइफ पॉसिबल है, वहां पर जितने भी स्पेसीज होते हैं उनका ऑर्गेनिज्म कहले, उनका ऑर्गन्स कैसे डेवलप होता है, इसको हम लोग देखते हैं। We had studied about the surface area to the volume ratio of the cell. We had found that as the size or the diameter of the cell increases, its surface area to the volume ratio decreases, and so does the rate of function going on within it। इसका मतलब क्या है? आपने पिछले क्लास में मतलब क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे किसी एनिमल का साइज, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई जैसे जैसे बढ़ने लगती है, तो क्या होता है? उसका एरिया और उसका वॉल्यूम का जो रेशियो है, एरिया और उसके वॉल्यूम का रेशियो, ये क्या होने लगता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब जैसे जैसे एक चीज ये है कि जैसे जैसे आपकी लंबाई बढ़ती जाती है ना, जैसे मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाता हूं, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ते जाती है, तो आपका एरिया जो होता है, एरिया मतलब आपका, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स में, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसी तरीके से आपके बॉडी का एरिया और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आपका साइज, ठीक है, मास हो गया, लेंथ हो गया, ये सब जितनी भी चीजें होती हैं, आपका वॉल्यूम, ये क्या होने लगता है? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं पहले क्या होते हैं? गोल मटोल होते हैं। जैसे जैसे उनका हाइट बढ़ते जाता है, वो क्या होते जाते हैं? पतले होते जाते हैं। देखोगे ये चीज आप लोग, जैसे जैसे आप क्लास 4 तक 5 तक रहते हो तो काफी बच्चे हेल्दी रहते हैं, लेकिन जैसे 7th 8 या 6 क्लास में आते हैं, वो अचानक से पतला होना चालू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रूल है कि अगर आपका साइज अगर बढ़ रहा है तो आपके एरिया और वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? डिक्रीज जो है होगा। ठीक है, ये ग्राफ भी हमको वही बता रहा है, जैसे कि एक्स एक्सिस में क्या है? लेंथ ऑफ सेल। देखो, अगर किसी सेल का लेंथ छोटा है, ठीक है, अगर किसी लेंथ का सेल छोटा है तो उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? बड़ा है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ गया, जैसे यहाँ पर लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया तो साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये ग्राफ भी हमको ये बता रहा है कि जैसे जैसे किसी भी स्पेसीज का, किसी भी सेल का साइज अगर बढ़ते जाएगा तो उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या होता जाएगा? छोटा जो है होता जाएगा। You may have observed that as the length of unicellular organism increases, its surface to the volume decreases। चाहे वो यूनिसेलुलर की बात हो, चाहे मल्टीसेलुलर की बात हो, दोनों में ये चीज जो है होती है, साइज बढ़ने से एरिया और वॉल्यूम का रेशियो कम होता है। Apparently, this could have a large impact on the availability of the food resources for the organism। और ये जो चीज है, ये इस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? फूड रिसोर्सेज का। मतलब जितना अच्छा आपके पास फूड होगा उतना अच्छा ग्रोथ होगा, अच्छा फूड नहीं होगा तो ग्रोथ जो है नहीं होगा। We may say that passage of the resources into the body would be inadequate for the survival of the organism। और जब साइज बढ़ता है और जब एरिया और वॉल्यूम का रेशियो डिक्रीज होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो फूड जो होता है, उसकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाती है। ठीक है, with the increase in number of cells the size of the multicellular body increases and thus it just what happens in the body। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हो, जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाता है, आपकी भूख भी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। क्यों? जब आप छोटे थे तो थोड़े से खाने में आपका पेट भर जाता था, लेकिन जब आप बड़े होते जाते हो तो आपको ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है। क्यों ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर में जो सेल होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, और जब सेल बढ़ने लगते हैं तो सेल को एनर्जी की ज्यादा जरूरत जो है पड़ती है। अब जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, भूख ज्यादा लगेगी। Without a separate arrangement, resources fail to reach all the cells in the body। Moreover, not all cells in the body, multicellular organism are in direct contact with the resources। देखो, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिज्म है या जितने भी सेल्स हैं, वो सब डायरेक्टली जो है क्या है? रिसोर्सेज के कांटेक्ट में नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपकी पैरों की जो उंगलियां हैं, ठीक है, आप खाना खाते हो मुंह से, खाना कहाँ जाता है? पेट में। तो आपका खाना जो स्टोर होता है वो आपके एब्डोमेन में होता है, एब्डोमेन मतलब पेट में होता है, लेकिन आपके पैरों को भी तो एनर्जी चाहिए।
लेकिन ये जो आपके जो पैर के जो फिंगर्स है ना, वो तो रिसोर्स के खाने के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके पैर का साइज बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि हमारा पैर, हमारा हाथ तो फूड के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं है। फूड के कांटेक्ट में डायरेक्टली कौन है? हमारा पेट रहता है। तो फिर कैसे पहुंचता है? तो इसके लिए भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कि फूड एक जगह स्टोर है तो वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा करके। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा गांव है, उस गांव में जो है एक सेंटर जगह पर क्या है, एक बोर है। बोर मतलब समझ गए आप लोग, मोटर जिसमें पानी हम लोग निकालते हैं। तो बोर तो यहाँ है, लेकिन हर घर तक पानी कैसे पहुंचता है? तो उसके लिए अरेंजमेंट क्या होता है, पाइप लगे होते हैं। पाइप्स के थ्रू देखोगे आप बड़े बड़े सिटीज में, बड़े बड़े टाउन्स में क्या होता है, नगर निगम वगैरह हो गया, वहां पर पानी एक जगह इकट्ठा होता है बड़ा सा टंकी में, और वहां से पूरे हर घर तक जो है क्या होता है, पानी पहुंचता है। तो सिमिलरली उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी भगवान ने इस तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी एक जगह स्टोर होगी, और वो एनर्जी फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से जो है पहुंचेगी। अब ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या क्या हो सकते हैं देखो। तो इन फोल्डिंग इन लेयर्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ पैसेज ऑफ मटेरियल। जैसे हमारे भगवान गॉड ने एक अरेंजमेंट ऐसा किया है कि जैसे जैसे आप अपने बॉडी को क्या करते जाओगे, फोल्ड करते जाओगे, इनफोल्ड करते जाओगे, तो बार बार फोल्ड करोगे, अप डाउन करोगे, तो जिसके कारण से आपके अंदर में जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की या फूड को एब्जॉर्ब करने की जो पैसेज वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे जो स्नैक होते हैं, जो स्नैक होते हैं, जब वो अपने खाने को, फूड को कैप्चर करते हैं, तो उनके अंदर में तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो जो स्नैक होते हैं वो अपने बॉडी को क्या करते हैं, बार बार इनफोल्ड करते हैं, जिसके कारण से उसके अंदर में जो भी फूड गया रहता है ना, वो ब्रेक डाउन होना चालू होता है, क्योंकि बार बार मोड़ने से क्या होता है, उसको जगह मिल जाता है। तो किसी स्पेसीज में इस तरीके का अरेंजमेंट किया हुआ है भगवान ने। An arrangement by which several substances may be carried collectively in via certain fluids, thereby increasing rate of transportation। कुछ ऐसे भी अरेंजमेंट किए हुए हैं जिसमें जो हमारा फूड जो होता है वो क्या होता है, किसी फ्लूइड के थ्रू बाकी सब जगह तक पहुंचता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में सब जगह पर एनर्जी कैसे पहुंचता है? आंसर है ब्लड के थ्रू पहुंचता है। प्लांट्स में कैसे पहुंचता है? जाइलम और फ्लोएम के थ्रू पहुंचता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे भी लिक्विड्स होते हैं जो कि भोजन को, फूड को क्या करते हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचाने में हेल्प भी करते हैं। हैविंग मैकेनिज्म टू रिड्यूस फ्रिक्शन। किसी मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में ऐसा भी सिस्टम भगवान ने दिया हुआ है जिसमें जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा हो, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो है एक लिक्विड दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। जैसे जो हमारे बोन्स होते हैं, जो बोन्स जो होते हैं जहां पर ज्वाइन करते हैं, जैसे हमारा घुटना हो गया, नी हो गया, उंगलियां होगी, जहां पर हड्डियां आपस में आकर जुड़ती हैं, तो हड्डियां तो क्या होती है, बहुत ज्यादा सॉलिड होती हैं। तो जब आप लोग मुड़ते हो, काम करते हो, डांस करते हो, वर्क करते हो, उठते बैठते हो, तो उन हड्डियों में क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमारे बॉडी में एक म्यूकस नाम का एक लिक्विड होता है जो कि सीक्रेट होता है। और ये जैसे जैसे एज होते जाता है, ये म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो कम होते जाता है। इसीलिए जो एजेड लोग होते हैं उनको हाथ पांव का दर्द, घुटनों का दर्द ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि म्यूकस का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उनमें जो है अब फ्रिक्शन ज्यादा होता है। म्यूकस का काम क्या होता है, हड्डियों में जो फ्रिक्शन हो रही है उसको कम करना। लेकिन अगर जैसे आप लोग गाड़ी में, अपने साइकिल में ऑयलिंग करते हो, तो ऑयलिंग करने से क्या होता है, स्मूथली चलता है। जब आप ऑयलिंग नहीं करते हो तो उसके कारण से क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी होता है। बोन्स जो होते हैं, जब उसको प्रॉपर अमाउंट में म्यूकस मिलता रहेगा तो प्रॉपरली स्मूथली फंक्शन करता रहेगा। जैसे जैसे म्यूकस का प्रोडक्शन कम होते जाएगा, फ्रिक्शन जो है बढ़ते जाएगा। तो ये भी अरेंजमेंट गॉड ने किया है। फेवरेबल कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। इसके अलावा कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए हुए जहां पर केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। ये सब चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे जब आप खाना खाते हो, तो जब आपका फूड आपके स्टमक में जाता है, तो स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, आपके फूड को तोड़ने का काम करता है, और आपके फूड में जितने भी बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया जो चले गए उसको मारने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसा भी अरेंजमेंट जो है हुआ है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में। Evolution has led to development to such fundamental arrangements in the bodies of the several multicellular organism। और ये सब किसमें होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाता है, होते रहते हैं।
Elaborate system of the membrane reaction sites tube etc. are found in plants for the photosynthesis transportation. जैसे प्लांट्स में जो फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, पाइप्स लगे होते हैं, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, अदर चीजें डाइजेस्टिव सिस्टम होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, ब्लड वेस्कुलर होते हैं, जैसे आर्टरी होता है, वेन्स होता है, लिम्फेटिक होते हैं, एक्सक्रिएशन होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हमारे बॉडी के अंदर में सिस्टम बना हुआ है। तो ये सब चीजें जो होती हैं लाइफ प्रोसेसेस को इजी बनाने के लिए जो है हमारे बॉडी पार्ट जो है रहते हैं। अब इसमें पहला चीज देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस में जितने भी आपको डायग्राम मिलेंगे, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम के हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हो, चाहे किसी भी चीज का हो, उन डायग्राम्स की आपको प्रैक्टिस जो है 2 से 3 बार जो है करनी है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाए। और अगर ड्रॉ करने के लिए आ जाए या आपको डायग्राम भी दे देगा और पूछेगा कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर करने बोल सकता है, तो आप नोमेनक्लेचर भी करके अच्छे से रखना, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो वो आपसे 2 से 3 नंबर फुल में फुल जो है आपके आने चाहिए। देखो, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो एनर्जी की जो जरूरत है उसको मेंटेन करने के लिए हमको अलग अलग कंपोनेंट्स जो है जरूरत पड़ती है फूड्स की। जैसे कई बार हमको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, कई बार प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, कई बार स्टार्च की जरूरत पड़ती है, कई बार फैट की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग टाइप के हमको फूड की जरूरत जो है हमारे बॉडी के अंदर में एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ती रहती है। Processes like growth, repair, maintenance of the body temperature require energy which is obtained by the breakdown of the food components like carbohydrate, fats and the protein. आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए, आपके बॉडी का कोई अगर सेल अगर डैमेज हो गया उसके रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी आपको कहाँ कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फैट से मिलती है, प्रोटीन से जो है मिलती है। We have studied and tested the presence of the component of the food in our previous classes। आपने पढ़ी होगी कि क्या क्या जो चीजें होती हैं वो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ ली होगी। Apart from this, our body require other substance like vitamins, minerals, salt, water। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी को सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, फैट की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन से सब काम हो जाए, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी को विटामिन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे विटामिन की कमी होने के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है, जैसे सिकल सेल होता है, सॉरी, विटामिन की कमी से आपके आंख के प्रॉब्लम्स होने चालू हो जाते हैं, सर दर्द करना चालू होता है, और ऐसे बहुत सारे विटामिन की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। आपको मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, सॉल्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में सॉल्ट नहीं है तो आपको हो सकता है बीपी की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम जो है होती रहती है। तो सब चीजों की मेंटेनेंस के लिए जो है ये सब चीजें हमको चाहिए प्रॉपर बॉडी को फंक्शन करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हेल्प टू मेंटेन देयर रिक्वायर्ड लेवल इन आवर ब्लड। This helps us to fulfill the diverse requirement of the resources of the numerous and the digestive system present in our body। यही चीज वो बोल रहा है कि इन सबसे हमारे बॉडी को जो जो चाहिए होती है वो जो है मिलती रहती है करके। Sugar is a type of carbohydrate is required by the most of the cell of our body। Sugar level are thus maintained in our body। जिस तरीके से नमक की हमारे बॉडी में जरूरत पड़ती है उसी तरीके से हमारे बॉडी में शुगर की जो है जरूरत जो है पड़ती है। बिना शुगर के हमारा बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। A fall in level of sugar stimulates transmission of the signal to the brain। जैसे ही हमारे बॉडी में क्या होता है शुगर, अब देखो शुगर का मतलब ये नहीं होता कि शक्कर ही होता है, मीठा चीज ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है जिससे एनर्जी मिलती है। तो जैसे हमारे बॉडी के किसी पार्ट में अगर शुगर की कमी हो गई तो वो अब देखो हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सब कहीं ना कहीं से नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही हमारे बॉडी में जो है हमारे बॉडी पार्ट्स को कार्बोहाइड्रेट का मिलना बंद हो जाएगा तो अब वो मैसेज करेंगे किसको, ब्रेन को, ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, व्हाट्सअप नहीं करेंगे, वो नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल भेजते हैं। जैसे मान लो आपके पैर को जो है प्रॉपर अमाउंट में शुगर नहीं मिल रहा है तो आपके पैर में जो नर्वस सिस्टम है वो सीधा सिग्नल भेजेगा किसको, आपके ब्रेन को, कि मेरे को कार्बोहाइड्रेट या शुगर नहीं मिल रही है। फिर आपका ब्रेन किसको मैसेज करेगा या किसको एक्टिव करेगा, आपका जो स्टमक है, स्टमक को क्या करेगा, रिपेयर करेगा। देखो, अ रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रेन रिजल्ट इन द
contraction of the muscles in the wall of the stomach, we feel it as a mild pain signaling hunger pains. ठीक है, आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचा कि शुगर नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, आपका ब्रेन वापस से एक्टिव कर देगा किसको, आपके स्टमक को। जैसे ही आपके स्टमक को लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, स्टमक आपके अंदर में भूख पैदा कर देगा और आपको लगेगा कि हाँ मेरे बॉडी को कुछ जरूरत पड़ रही है, मेरे बॉडी को कुछ चाहिए करके। ठीक है, तो ये सब चीज जो है इस तरीके से प्रॉपरली जो है होती है। तो आप ये डायग्राम के अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो एक बहुत बड़ा ट्यूब से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, और उस ट्यूब की जो लंबाई है वो 27 फीट है। आपकी हाइट मैक्सिमम कितनी होगी, 5 से लेकर 6 फीट होगी या 6 फीट 3-4 इंच होगी। तो जो आपके हाइट से 5-6 गुना ज्यादा लंबा तो आपके अंदर का जो फूड पाइप है वो है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, ये कहां से चालू होता है, माउथ से एनएस तक, जहां से आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है वहां तक जो है ये स्टार्ट मतलब गया रहता है। डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ट्यूब हैव डिफरेंट नेम्स, और अलग अलग ट्यूब्स के अलग अलग नाम है, जिसके हिसाब से उसके फंक्शन का डिसीजन होता है। ठीक है, टू स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल वेरिएशन देम द वॉल्स ऑफ दिस ट्यूब आर फोल्डेड इन द लेयर्स, और ये जो ट्यूब है ये बहुत सारे लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। somewhere the folds are numerous, long and the dense in the intestine, somewhere it is so therefore it is the tube between the mouth and the stomach। अब ये जो ट्यूब है ये कहीं पर बहुत ज्यादा डेंस है, कहीं पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, कहीं पर न्यूमेरस है, तो अलग अलग जैसे जैसे डिमांड है वहां पर ये पाइप अपने आप को वैसा बनाकर रखा हुआ है। In some area within the wall of the tube or outside are the certain organs and the secret substance that aid in the digestive। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो पाइप है, इस पाइप के बाहर में कुछ ऐसे सिस्टम बने हुए जो कि क्या करते हैं, लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस करते हैं, और वो सब्सटेंस आपके डाइजेस्टिव में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है हेल्प करता है। जैसे कि इनको बोला जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे सैलिवरी ग्लैंड हो गया, जो आपके मुंह में जो लार होता है ना, वो लार ही क्या करता है, जब आप खाना खाते हो तो आपका मुंह में आप कुछ देर तक खाना को क्यों रखते हो। ठीक है, कभी सोचा है आप जब खाना खाते हो तो मुंह में कुछ देर तक क्यों रखते हो, क्योंकि आपके मुंह के अंदर में क्या होता है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा मतलब होता है लार, और वो लार जब फूड के साथ मिक्स होता है ना, तो वो आगे डाइजेस्टिव में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है स्टमक में, उसके बाद इंटरनल वाइल लेवल होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पेनक्रियास होता है। Secretion from these gland as well as from the certain other cell of the wall of the digestive tube helps to process in the digestion। ये तो कुछ मैंने आपको नाम बताया, जैसे गैल ब्लैडर हो गया, और उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, ये 3 तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी अदर सेल्स होते हैं जो कि लिक्विड क्या करते हैं, मतलब रिलीज करते हैं, जिससे खाना पचने में क्या होता है, आसान जो है होता है। लार्ज मोलिक्यूल ऑफ आवर फूड आर चेंज टू स्मॉलर मोलिक्यूल इन दिस प्रोसेस, और इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, जो बड़े बड़े जो फूड आप लोग खाते हो, जैसे चावल खाए, बड़ा चीज खाए, तो वो आपको आपके बॉडी के हिसाब से वो छोटा लगता है, लेकिन जब आप चावल खाते हो ना, तो वो चावल क्या होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको तोड़ना पड़ता है। इसीलिए बोलता है कि खाना आपको 32 बार चबा के खाना चाहिए, ताकि वो छोटा छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें और इम्पोर्टेंट है। तो ये जितने भी जो अभी हमने लिक्विड की बात की, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गया, या गैल ब्लैडर हो गया, जिससे निकलने वाले जो लिक्विड होते हैं वो फूड को सिंपल बनाने में हेल्प करते हैं, और डाइजेस्टिव में क्या होता है, हेल्प होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होता है। अभी हमने एक जस्ट ओवरव्यू जो है देखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।